नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आभा सारस्वत अपने इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, इससे पूर्व वाले वीडियो के अंतर्गत हमने संस्कृत शिक्षण की संपूर्ण विधियों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहली थी प्राचीन विधियाँ, दूसरी थी नवीन विधियाँ और तीसरी थी नवीनतम उपागम या अप्रोचेस। आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। संस्कृत शिक्षण की वे विधियां जो वैदिक काल में प्रयोग में लाई जाती थीं तथा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के बाद जो विधियां सबसे पहले संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त की गईं, वे प्राचीन विधियों के अंतर्गत रखी गई। अर्थात जो विधियां वैदिक काल में प्रयुक्त होती थी वे सब संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों के अंतर्गत रखी गई हैं। तो जैसा कि हमने उस दिन भी देखा था कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है पाठशाला विधि और दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे हम आगे देखेंगे। इन विधियों को पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, पाठशाला विधि के भी कई उपभेद किए गए हैं। तो हम देखते हैं, यह संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इसे पंडित प्रणाली या परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। उपनयन संस्कार के साथ गुरुकुल, आश्रम इत्यादि के अंतर्गत विद्यारंभ किया जाता था। अर्थात पाठशाला विधि जैसा कि नाम से ही विदित होता है, पाठशाला के अंतर्गत रहकर जिन विधियों के द्वारा संस्कृत का अध्ययन अध्यापन किया जाता था वे सब पाठशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। और अध्यापन कहाँ किया जाता था? गुरुकुल और आश्रम इत्यादि में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और विद्या का आरंभ कब होता था? उपनयन संस्कार के द्वारा। और उपनयन संस्कार के लिए 4 वर्गों में विभाजित था वैदिक काल में समाज। तो उपनयन संस्कार की आयु भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भिन्न भिन्न थी। इसके अंतर्गत पहली है मौखिक एवं व्यक्तिगत शिक्षण विधि। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ विदित होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा मौखिक होती थी। गुरु स्वयं मंत्रोच्चारण कर छात्रों से अनुकरण करवाते थे एवं उच्चारण संबंधी प्रत्येक दोष को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध करवाया जाता था। अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत संस्कृत शिक्षा को बहुत अधिक महत्ता दी जाती थी। अन्य विषयों का अध्ययन भी किया जाता था, लेकिन जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? मुख्यतः संस्कृत के द्वारा ही शिक्षा को प्रदान किया जाता था। तो गुरु जो होते थे वो मंत्रोच्चारण करते थे स्वयं और छात्र उनका अनुकरण करते थे। और उच्चारण संबंधी जो प्रत्येक दोष होते थे बच्चों के, उनको व्यक्तिगत रूप से गुरु शुद्ध करवाने का प्रयास करते थे। और तत्कालीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता था कि बच्चों को अधिक से अधिक मंत्रोच्चारण के लिए कंठस्थ करवाए जाएं। नेक्स्ट है पारायण विधि। कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों की बार बार आवृत्ति कर उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था। तो जब बार बार आवृत्ति करवाई जाएगी मंत्रों की, तो निश्चित रूप से जो कंठस्थीकरण की जो स्थिति होती थी वो देखने को प्राप्त होती थी। तो वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति करवाया जाता था। यहाँ ये बात समझने की है कि बिना अर्थ समझे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को पारायण कहते थे। अर्थात अर्थ समझना आवश्यक था, लेकिन उससे अधिक आवश्यकता कंठस्थीकरण पर बल। तो बिना अर्थ समझे जब वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण करवाया जाता था उसे पारायण कहते थे, और ऐसा करने वाले को पारायणिक कहा जाता था। इसीलिए इस विधि का नाम क्या रखा गया है? पारायण विधि। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि वर्तमान काल में भी प्रचलन में है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई एक विषय वस्तु प्रदान कर दी जाती है और उस पर विद्यार्थियों को वाद विवाद करना होता है, तर्कपूर्ण वाद विवाद करना होता है। देखते हैं यहाँ प्राक्कथन, अर्थात तत्स्थलीय बिना पूर्व तैयारी के कुछ कहना, भाषण अर्थात व्याख्या करना। अर्थात
जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन द स्पॉट कोई सब्जेक्ट बच्चे को दे दिया जाए, कोई विषय बच्चे को दे दिया जाए और वो बिना पूर्व तैयारी के वही अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करे, अपने विचार प्रस्तुत करे और व्याख्या करे। सम्यक अवबोध, जब बालक किसी विषय के लिए अवबोध उसका सम्यक होगा, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे, तभी वो ऐसा कर पाएगा कि बिना पूर्व तैयारी के कुछ किसी विषय वस्तु पर अपने विचार रख सके। अर्थात ज्ञान प्रदर्शन, विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति इत्यादि शब्दों का प्रयोग उस समय पाणिनि ने किया। शास्त्रार्थ व संवाद इसी के उदाहरण हैं। तो शास्त्रार्थ और संवाद विधि का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े संवाद, गार्गी का संवाद है, मैत्रेयी का संवाद है इत्यादि तत्कालीन देखने को प्राप्त होते हैं। तो शास्त्रार्थ और संवाद और तर्क वितर्क और वाद विवाद बालक कब कर सकेगा? जब उसका सम्यक अवबोध होगा और ज्ञान सुदृढ़ होगा किसी भी विषय वस्तु के संबंध में। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के अंतर्गत, जैसा कि नाम से विदित होता है, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से संपूर्ण पाठ को पढ़ाया जाता था। इस प्रकार बालक की स्वचिंतन, तर्क व निरीक्षण शक्ति के विकास पर बल दिया जाता था। जब बालक प्रश्नों का उत्तर देगा तो निश्चित रूप से जो उसका चिंतन है, जो उसका स्वाभाविक चिंतन है, वो विकसित होगा, तर्क दे सकेगा और निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, जब स्थितियों को, विषय वस्तु को जब जितना निरीक्षण करने की क्षमता उसकी तीक्ष्ण होगी, उतना ही वो प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो इन चीजों के विकास पर बल दिया जाता था इस विधि के माध्यम से। नेक्स्ट है सूत्र विधि। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सूत्रों के द्वारा ही संपूर्ण अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। और आज भी जो व्याकरण का स्वरूप हमारे समक्ष है, पाणिनि ने जिस व्याकरण की रचना की या जो भी हमारे वैयाकरण हुए, उन्होंने संपूर्ण व्याकरण को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। तो व्याकरण तथा दर्शन के गहन विषय सूत्र विधि से पढ़ाए जाते थे। विशद एवं विस्तृत विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप प्रदान करना ही सूत्रों का उद्देश्य होता है। यानी बड़ी बड़ी विषय वस्तु को, गहन विषय वस्तु को जब संक्षिप्त रूप में कह दिया जाता है तो हम उसे सूत्र विधि का नाम यहाँ दिया गया है। जैसे आप दर्शन के अंतर्गत देखेंगे, वेदांत दर्शन है इत्यादि है, तो वहाँ भी जो बहुत ही गहन विषय हैं उनको संक्षिप्त रूप में कह दिया है, जिससे क्या होता है, जटिल विषयों को समझने व याद रखने में सुविधा होती है। जिन विषय वस्तु को हम बड़े रूप में, विशद रूप में याद नहीं रख सकते, विद्यार्थी उनको सूत्र रूप में याद कर सकता था, उसके लिए उसको आसानी होती थी। नेक्स्ट है कथाकथन विधि। कथाकथन अर्थात विषय को रुचिकर बनाने के लिए उपनिषदों, हितोपदेश, पंचतंत्र इत्यादि की कथाएं बीच में सुनाना। जब बालक पढ़ते पढ़ते, एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते जब कई बार ऊबने लगता था, तो छोटी छोटी कथाओं को बीच में सुनाया जाता था, जिससे कि बालक के लिए विषय वस्तु रुचिकर हो सके और बालक सक्रिय हो सके। नेक्स्ट है कक्षा नायक विधि। कक्षा नायक, जैसा कि नाम से ही यहाँ ज्ञात होता है, कक्षा का नायक। अब कक्षा का नायक कौन बनाया जाता था? मेधावी छात्र गुरु को अध्ययन कार्य में सहायता देते थे। गुरु की अनुपस्थिति में ऐसे छात्र गुरुकुल के अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। तो इससे क्या होगा, जो मेधावी छात्र थे या जो अन्य छात्र थे, उनमें भी एक दूसरे को देखकर नेतृत्व क्षमता का विकास हो सकता था। आज भी हम जब देखते हैं क्लासेस के अंतर्गत मॉनिटर इत्यादि जो बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है, बालक में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है और अपने उत्तरदायित्वों के पूर्ण निर्वहन की क्षमता का विकास देखा जा सकता है। नेक्स्ट है भाषण विधि। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों के द्वारा लंबे लंबे व्याख्यान देना भाषण विधि के अंतर्गत आ जाता था। यानी जब ज्ञान हमारा विस्तृत होगा, गहन होगा, तभी हम विषय वस्तु को स्पष्ट कर सकते हैं बालकों के समक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों में। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। भाषण विधि और व्याख्या विधि लगभग समान है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अंतर इनके अंतर्गत देखा जाता है। छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए गुरु व्याख्या विधि का प्रयोग करता था। व्याख्या विधि नवीन विधियों के अंतर्गत भी आती है, प्राचीन विधियों के अंतर्गत भी आती है। व्याख्या के अंतर्गत एक ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि व्याख्या हमारी ऐसी हो जो कि जटिल विषय को सरल बनाए। ऐसा नहीं हो कि हम जटिल विषय को और अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कि बालक को समझ में न आए। तो व्याख्या का उद्देश्य है बालकों की शंकाओं का समाधान करना। नेक्स्ट है व्याकरण विधि।
भाषा का प्राण तत्व है व्याकरण, अतः संस्कृत भाषा की सूक्ष्मताओं, शुद्ध परिष्कृत व परिमार्जित ज्ञान के लिए व्याकरण विधि का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, भाषा का जो प्राण तत्व है, संपूर्ण जो भाषाई ज्ञान है, वो किस पर आधारित है? व्याकरण के ऊपर आधारित है। तो जब बालक को व्याकरण का ज्ञान होगा, तब संस्कृत की सूक्ष्मताओं को समझने के लिए शुद्ध और परिष्कृत, यानी जो उसमें कमियां होती थी उसको दूर करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। अब ये सारी विधियां, यहाँ तक जितनी विधियां थी, वे सब पाठशाला विधि के अंतर्गत आती हैं। अब प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो दूसरी मुख्य विधि है वो है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। यह विधि 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई। 1835 में जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, उस शिक्षा पद्धति के द्वारा भारत में पाश्चात्य शिक्षा का बीजारोपण किया गया, ऐसी अवधारणा है। इस विधि पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब इसका नाम भंडारकर क्यों रखा गया? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया। इनमें पाश्चात्य शिक्षण शैली को अपनाकर संस्कृत शिक्षण विधि की कल्पना की गई है। अर्थात जो प्राचीन विधियां चली आ रही हैं, उनके साथ साथ पाश्चात्य शिक्षण शैली को भी थोड़ा सा यहाँ स्थान दिया गया। और संस्कृत शिक्षण किसके माध्यम से किया गया? पाश्चात्य शैलियों के माध्यम से। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान, तदुपरांत नवीन शब्दों का अभ्यास। सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, उसके बाद बालक के शब्द भंडार को सुदृढ़ सुसंपन्न बनाने के लिए नवीन शब्दों का उसको ज्ञान दिया जाता था। जितने ज़्यादा नवीन शब्द होंगे हमारे पास, जितना ज़्यादा हमारा शब्द भंडार सुदृढ़ होगा, उतना ही हमारी भाषा शैली सुदृढ़ हो सकती है। तदुपरांत संस्कृत से मातृभाषा में एवं मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद किया जाता था। तो इस प्रकार व्याकरण अनुवाद विधि, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्याकरण और अनुवाद, व्याकरण का ज्ञान, उसके बाद अनुवाद करना अन्य भाषा, संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं के अंतर्गत। तो ये थी आपकी सारी संस्कृत की प्राचीन शिक्षण विधियां। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम संस्कृत की नवीन विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।